हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। देखिए, ये जो क्लास है ये क्लास 10th का केमिस्ट्री है। ठीक, क्लास 10th का रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान, इसको हम कह लें केमिस्ट्री। क्लास 10th में हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। ठीक, समीकरण, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पर कितने टाइप का होता है तो हम टाइप देखे थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कुछ प्रकार भी थे। ठीक, वियोजन अभिक्रिया में कुछ प्रकार भी थे, जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये 3 टाइप के थे। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो थर्ड टाइप का अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। ठीक, बात समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी लेंगे। मतलब इस एक लेक्चर में आपको पूरे जो बुक का है, जो टॉपिक है, वो सब चीजें एक ही लेक्चर में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया आपको यहाँ के लिए भी काम देगा, और जब विद्युत पढ़ेंगे, सॉरी, धातु अधातु पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां भी काम देगा। आइए तो हम देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हम पहले थोड़ा देर बात करेंगे सक्रियता श्रेणी पर। ठीक, आइए चल देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। चलिए पहले हमको सक्रियता श्रेणी देखना है। सक्रियता श्रेणी, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी या उसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। याद कैसे करेंगे, देखिए हमें इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, कैसे याद रखेंगे आप, काशी नाथ का माली, या मोगली बहुत लोग बोलते हैं तो मोगली बोल दीजिएगा। आलू, चलिए हम मोगली कर दें, काशीनाथ का मोगली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक, ये हो गया ट्रिक। अब देखिए, ये के से काशी नहीं है, ये याद करने के लिए बताया गया है कि के से काशी, एन से नाथ, सी से मतलब का से सीए, एमजी से मोगली को याद रखे, मोगली से एमजी को याद रखेगा, आलू से एल्युमिनियम को, जरा से जिंक को, फी एफ से आयरन को, ठीक, पकाता लेड को। यहाँ पे है, पहले वाले है से हाइड्रोजन और दूसरे वाले है से पारा। ठीक, हम नाम लिख दे रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं अभी आगे। ठीक है, आओ, एजी से सिल्वर, एयू से गोल्ड। चलिए हम नाम लिख देते हैं, आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। देखिए, के से जो होता है वो होता है पोटेशियम। के से क्या होता है, पोटेशियम। एन से होता है सोडियम, सी से होता है कैल्शियम, एमजी से होता है मैग्नीशियम। ठीक, एल से होता है एल्यूमिनियम,
Zn से होता है Zn से होता है जिंक, Fe से होता है आयरन, Pb से होता है लेड सीसा, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से पारा, Ag से सिल्वर, ठीक, Au से गोल्ड, और हम बोलते हैं उसको गोल्ड, सोना। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया ट्रिक। ठीक, ये ट्रिक है ये वाला, ये आप याद रखने के लिए। लेकिन कैसे कासी नहीं होता है, कैसे पोटेशियम होता है, ठीक है, Na से सोडियम होता है, ये तो याद रखने के लिए बताया गया है। और हाँ, सीरीज को जैसे है वैसे ही याद करिएगा। जैसे पोटेशियम के पास सोडियम है तो पोटेशियम के पास सोडियम ही याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें के एलिमेंट का नाम गिन ले, इतना है ऊपर नीचे लगा दे, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, गलती होगा, अब मतलब गलत हो जाएगा अब जो सवाल करेंगे विस्थापन अभिक्रिया पर तो। ठीक है, ये हो गया सक्रियता श्रेणी। ठीक, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके और कुछ खासियत के बारे में। ये आप लोग कॉपी के एक साइड ही लिखिएगा, ठीक है, कि थोड़ा सा कुछ बात और लिख सकें आप इसमें। देखिए, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता कम होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती है। उस समय क्या होगी, क्रियाशीलता बढ़ती है। भाई ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता कम होती है या क्रियाशीलता घटती है, ठीक, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर हम किसी को पकड़ लें, जैसे जिंक, आयरन को पकड़ लें और कॉपर को पकड़ लें, ठीक, तो आयरन जो होगा ज्यादा क्रियाशील होगा और कॉपर कम क्रियाशील होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता कम हो रही है, तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा, ये कम क्रियाशील होगा। भाई सबसे ज्यादा ये रहा होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, आते आते सबसे कम, क्योंकि क्रियाशीलता क्या हो रही है, नीचे आते समय कम हो रही है। ठीक, तो नीचे आते आते क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि भाई Fe जो है वो कॉपर को हटा सकता है। हटाने को ही कहते हैं विस्थापित करना, रिप्लेस करना, ठीक है, डिस्प्लेस करना, सॉरी हटा देता है, ठीक है। लेकिन कॉपर Fe को नहीं हटा सकता। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझिए, जैसे देखिए ऊपर वाला है ना, एक है ऊपर वाला जिसको हम सभी भगवान कहते हैं, ठीक है, एक है ऊपर वाला और एक है नीचे वाला जो धरती पर है, मनुष्य। ठीक, ऊपर है गॉड, भगवान, ठीक है, तो कोई जो, ठीक है, भगवान है ऊपर। अब एक बात बताइए, जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है? भाई जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है, ठीक है, ये हम इसको समझाने के लिए बता रहे हैं बस। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन क्या नीचे वाला ऊपर वाले को हटा सकता है? नहीं ना। ठीक, तो ठीक ऐसे ही है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। ठीक है बात, तो ये बस समझने के लिए था बस। चलिए अब हम आते हैं अपने सक्रियता श्रेणी पर। बात समझ में आ गया? तो भाई ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता कम होती है और नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। इधर लिख दे रहे हैं, इसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अच्छा एक अब हम पढ़ते हैं, अब आते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया पर। देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, हम जो बोल रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम
क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आइए, जैसे कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। इसका नाम नीला थोथा होता है, और यह है आयरन। तो देखिए, आयरन और कॉपर, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन क्या कर सकता है? कॉपर को हटा सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। एक चीज और, आप केवल मेटल को देखिएगा, SO4 मत देखने लगिएगा, या कार्बोनेट मत देखने लगिएगा। ठीक है, जो मेटल होगा, जो इसमें होगा, वही देखिएगा। ठीक, तो एक हो गया आयरन, ये क्या कर सकता है? Fe कॉपर को हटा सकता है। तो Fe जब कॉपर को हटाएगा तो ये इसके जगह लग गया, तो बना FeSO4 प्लस Cu। ठीक, तो देखिए, ये ऊपर था मतलब अधिक क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था, तो अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को हटा दिया। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप अपनी एनसीईआरटी का। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, अब बताइए, ये रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले को नहीं हटाएगा, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा था विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया को हम तब तक नहीं समझ सकते अच्छे से जब तक कि हमको ये ना पता हो कि जो सक्रियता श्रेणी है वो क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा जो अगला रिएक्शन का टाइप है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, ऐसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिख रहे हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बनाता है NaCl प्लस BaSO4। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया? मतलब दो बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इसका नाम है द्विविस्थापन। इसके पीछे का थोड़ा सा समझते हैं, लॉजिक क्या है। देखिए, सोडियम के पास होता है 1+, तो 2 सोडियम के पास कितना हो गया? 2+, और 1 SO4 के पास होता है 2-। तो यहाँ पर बराबरी वाला कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया Ba के पास 2+, और एक Cl के पास होता है 1-। ठीक, जैसे Na अगर Cl को देखेगा तो तुरंत Na और Cl कंबाइन कर जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, इसके पास +1 प्लस चार्ज है, इसके पास 1- चार्ज है। क्लोरीन के पास +1 चार्ज, सॉरी, क्लोरीन के पास -1 चार्ज है और सोडियम के पास +1 चार्ज है। ठीक, दोनों सेम, मतलब दोनों के पास क्या है? सेम चार्ज है। तो कभी भी जब समान चार्ज होता है ना, तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर ज्यादा स्थायी रूप से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है, 1 SO4 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 1 Ba है। तो ये ऐसा समझिए कि ये चाहेगा ना कि हम अपने बराबरी वालों के साथ रहें। ठीक है, जैसा लोगों में होता है, कुछ कुछ लोगों में चाहते हैं कि हम अपने बराबर के साथ लोगों के साथ रहें, वो अपने बराबर के लोगों के साथ रहने में ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है? ठीक, जैसे आप ही कहा जाए, जैसे आपके कोई बहुत बड़े
व्यक्ति के साथ छोड़ दिया जाए और आपको आपके दोस्तों के साथ छोड़ दिया जाए, तो आप ज्यादा स्टेबल कब महसूस करेंगे? जब आप दोस्तों के साथ रहेंगे, ठीक है, मतलब बराबरी वालों के साथ रहेंगे तब। तो वही बात है यहाँ। तो ये 1 प्लस 1 माइनस के साथ आ जाता है और ये 2 प्लस 2 माइनस के साथ चला जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं वो बस समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम प्लस और ये माइनस एक एक चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर NaCl बनेगा और Ba 2 प्लस 2 माइनस मिलकर क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबका नाम आपको नाम पता होना चाहिए। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। BaCl2 से बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। NaCl से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इससे क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है बात। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं उसका नाम पता हो, क्योंकि रिएक्शन जल्दी याद नहीं होता, ठीक है। तो आपको अगर नाम याद होगा तो नाम से रिएक्शन को याद करना थोड़ा सा इजी पड़ता है, और रिएक्शन जब भी आप याद करिएगा तो लिख करके याद करिएगा, क्योंकि याद करके फिर लिखेंगे ना तो भूल जाएंगे लिखने में। तो प्रयास करिएगा कि हम जितनी बार याद करें उतनी बार इस रिएक्शन को लिखें, ठीक। तो अभी तक हम लोग संयोजन, वियोजन, ठीक, पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में विस्थापन, द्विविस्थापन पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो टाइप था वो समाप्त हो गया है। अब हम जो, जैसे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है, ठीक है, संक्षारण क्या है, ये देखते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है, चलिए पहले ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी होता है लोगों को, और एक होता है ऊष्माशोषी। चलिए दोनों देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं ना कि एक्सो क्या था, एंडो क्या था। तो हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, भाई ये तो सेम है, ये इसको पकड़िए, एक छेपी है और एक शोषी है, ठीक। ऊष्मा, ठीक है, छेपी, जब आप छेपी बोलेंगे तो आपका फूंक बाहर निकलेगा, ठीक, बाहर की तरफ आएगा, छेपी, ठीक। छ बोलने में फूंक कहाँ आ रहा है, बाहर। तो जो मतलब ये फूंक है, ये भी एक तरीके का एनर्जी है, ठीक है। तो एक बात समझिए कि अगर ऊष्मा 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 हो गया, छेपी कहाँ निकल रहा है, बाहर, ठीक है। ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है तो वो ऊष्मा छेपी है, ठीक। एक है ऊष्मा शोषी, शोषी, सो बोलेंगे तो बाहर नहीं निकलेगा, देखिए छ बोलेंगे तो फूंक बाहर निकलेगा, ठीक है, और स बोलेंगे तो फूंक बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर फूंक बाहर निकल रहा है तो ऊष्मा छेपी, और फूंक बाहर नहीं निकल रहा है तो ऊष्मा शोषी। अब देखिए फूंक बाहर निकल रहा है, अंदर निकल रहा है, ये नहीं लिखना है, सुनिए। फूंक बाहर निकल रहा है मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक, या बाहर निकलती है, एक ही बात है, और तभी प्राप्त होगी, बाहर निकलेगी या प्राप्त होती है, सब एक ही बात है भाई। बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसमें मुक्त होती है, बाहर निकलती है या प्राप्त होती है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, हमको हर एक
अभिक्रिया के साथ एक उदाहरण भी याद रखना है। ठीक, इसके लिए क्या उदाहरण याद रखेंगे, जैसे आपको हम एक बात बता रहे हैं, जैसे सोडियम को अगर हम ठंडे जल से क्रिया करा दें, कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से, ठीक, बहुत लोग का प्रश्न होगा कि ठंडे पानी से ही क्यों। तो जब हम थर्ड चैप्टर में आएंगे धातु अधातु वाले में, तो हम उसमें आपको बताएंगे, ठीक है, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सभी को किस किस से रिएक्शन कराते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी से कराते हैं, कैल्शियम को स्टीम से कराते हैं, ठीक है, तो ऐसे बताएंगे। चलिए सॉरी नॉर्म, ठीक है, आएंगे तो बताएंगे उस पर। सोडियम और वाटर, इसको कोल्ड वाटर से रिएक्शन करा दिया, सोडियम की क्रिया जल से कराने पर क्या बनता है, NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक, ये मुक्त होती है, ये हाइड्रोजन गैस है, जिसके नीचे G लिखा होता है वो गैस होता है, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है, डेल्टा, इस जो छोटा सा त्रिभुज है ना, इसको डेल्टा नाम दिया जाता है, इसका क्या नाम है, डेल्टा। और यहाँ से बहुत ज्यादा उष्मा कहाँ निकल जाती है, बाहर, ठीक है, और समझ में गया। तो देखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, निकल रहा है ना, ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है बात। अच्छा, अब बात करते हैं उष्मा शोषी। उष्मा से शोषी में हम क्या बोले थे, जब आप 100 बोलेंगे तो फिर बाहर नहीं निकलेगा, मतलब अंदर। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़ रही है, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है NaHCO3, ये आपको कई जगह काम आएगा। जैसे आप वियोजन में भी देखे थे तो उष्मीय वियोजन वाले में भी ये काम आया था, ठीक, उष्मीय वियोजन में भी एग्जाम्पल था। अब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण में, तब भी ये काम आएगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन 3 जगह काम आ रहा है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है, आपको इसे याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे, 2 मोल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसका नाम है सोडियम, देखिए इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, या बहुत लोग, या इसका बहुत लोग क्या इसका नाम ही है, या इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बात। चलिए तो हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको उष्मा देनी पड़ रही है उसको हम उष्मा शोषी कह रहे हैं। देखो डेल्टा लगा है, डेल्टा मतलब उष्मा, उष्मा दे रहे हैं, इसको तोड़ने में क्या करना पड़ रहा है, इसको तोड़ने के लिए उष्मा देना पड़ रहा है, इसलिए इसको उष्मा शोषी बोल रहे हैं। आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाला भी लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त हो रही है, 6 बोलने पे कहाँ निकल रहा है उष्मा, बाहर, तो वो उष्मा क्षेपी। 100 बोलने पे उष्मा कहाँ लग रहा है, अंदर, तो उष्मा देनी पड़ रही है, तो उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये था उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। हम 3 एक साथ देखेंगे, ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स। देखिए चलिए, बस ये है कि आप लोग जितना भी रिएक्शन पढ़िएगा, है ना, उसको अच्छे से क्या करिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। रिएक्शन भाई देखो, रिएक्शन लिखने से याद होता है, ठीक है। रिएक्शन को आप सोचेंगे पढ़ ले याद कर ले, तो नहीं याद होगा, ठीक। अगर अपना नहीं लिख सकते हैं तो लिख करके किसी को समझाइए, दूसरे का भी इस्तेमाल करिए, ठीक है, लेकिन लिखिए, ठीक। चलिए आइए देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण। उससे पहले थोड़ा सा हम एक कहानी सुनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है, छोटा सा। देखिए एक लड़का है जिसका नाम है ओ और एक का नाम है ही, एक का नाम ओ है एक का नाम ही है। सुनिए बस थोड़ा सा, इससे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक का नाम ओ है एक का नाम ही है, ठीक। ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन,
H मतलब हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ठीक। सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों ना एकदम पक्के दुश्मन है, कट्टर एकदम इसको कहते हैं, ठीक है। ये इसको नहीं देखना चाहता है, ये इसको नहीं देखना चाहता है, ओ ही को नहीं देखना चाहता है, ही ओ को नहीं देखना चाह रहा है, ठीक। मतलब कहीं पे अगर ऑक्सीजन आता है, अगर ओ आता है, ओ आता है तो ही चला जाता है, ही चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और अगर ही आता है, ठीक है, तो ओ बाहर चला जाएगा, ओ बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इतने से ही आपको हम सब समझा रहे हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए इसका हिंदी में दो नाम है, ऑक्सीकरण भी कहते हैं या इसको उपचयन भी कहते हैं, अपचयन नहीं, उपचयन, उपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं है, उपचयन है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बस ठीक है, एक नंबर है ना, हिंदी में दो ठो है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हिंदी में दो तीन ठो नाम हो सकता है, जैसे आप आमाशय पढ़ेंगे तो उसमें पेट है, आमाशय है ना, जठर है, इंग्लिश में एक ठो नाम है, स्टमक, बात खत्म, ठीक। चलिए देखिए ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है, जैसे ऑक्सी मतलब हो गया ऑक्सीजन, वर्ड को तोड़िए, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण माने जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, लिख सकते हैं ये बात, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, वह हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वही बताएं, ऑक्सीजन आएगा तो ही चला जाएगा, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे या ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण हुआ है, बात समझ में आ गया। अच्छा एक और देख लेते हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक, तो सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो Na+ बचेगा और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन निकल लेता है, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक। तो दो एग्जाम्पल, ठीक है, कॉप देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अच्छा ऑक्सीकरण अगर समझ में आ गया तो अपचयन आसानी समझ में आ जाएगा, ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं, ठीक है, समझा भी रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए इसको, ठीक। अपचयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन। देखिए इसमें क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या होगा, ऑप्शन में ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे मान लीजिए सॉरी यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं Zn का, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए जिंक, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ठीक।
हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको रेडॉक्स वाले में भी आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल समझ में आ जाए। ठीक है, हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक, तो Cu+O, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, आ गया अपचयन। ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक, या ऐसे हम लिख लें Cl+1 इलेक्ट्रॉन, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकल जाना या हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ही निकलेगा, O आएगा तो ही चला जाएगा। ठीक, और इसी का अपोजिट अपचयन है। ठीक है, उम्मीद है आपको ऑक्सीकरण और अपचयन समझ में आ गया होगा। अब जो हम लास्ट बात करेंगे वो करेंगे रेडॉक्स पर, मतलब इस चैप्टर का सॉरी लास्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन रिएक्शन वाला जो है वो लास्ट है। ठीक है, इसके बाद दो और टॉपिक है, संक्षारण और विकृत गंधिता। देखिए हम आपको यही एग्जांपल क्यों दिए हैं समझा रहे हैं अभी। ऐसे आपको एक ही एग्जांपल से तीनों की चीज क्लियर रहे। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए हम ऑक्सीकरण में आपको जो एग्जांपल दिए हैं वो क्या दिए हैं, पहले हम बता भी देते हैं। ऑक्सीकरण में हम आपको एग्जांपल दिए हैं Zn+O2, ये बनाएगा ZnO जिंक ऑक्साइड। अपचयन में क्या एग्जांपल दिए हैं, अपचयन में दिए हैं CuO, ये ब्रेक होगा बनाएगा Cu+O2। ठीक, अब लास्ट जो हमारा रिएक्शन वाला है वो है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, REDOX, रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, रेडॉक्स क्या होता है, देखिए RED जो है, रेड मतलब हो गया रिडक्शन, रेड मतलब क्या है, रिडक्शन। OX से हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक, रेड से हो गया रिडक्शन, OX से हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन, OX को कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होंगी, है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ हो, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल सुनिए, देखिए हम वही उदाहरण क्यों दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है प्लस जिंक होता है। ठीक, सक्रियता श्रेणी में भी जाएंगे तो क्या करेगा, जिंक का ऊपर होता है, कॉपर को हटा देगा तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक, यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। ठीक, अब ध्यान सुनिए, डेफिनेशन लिखते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, बोर्ड वालों के लिए पहला दूसरा, ठीक है, जो चैप्टर है और जो 4th चैप्टर है कार्बनिक रसायन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो 3rd चैप्टर है धातु अधातु, उसमें आप लोग जो थोड़ा बहुत टर्म है, ठीक है, जैसे कि भंगुरता, तन्यता, ठीक है, भर्जन, निस्तापन, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, ठीक, ये सब। और 3rd चैप्टर में जो सबसे मेन है वो है आपकी सक्रियता श्रेणी, उस पर आपके क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए वो हम जब आएंगे तो बताएंगे उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम एनसीईआरटी के पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन हो, मतलब जो नीला नीला से लिखा रहता है बीच बीच में एनसीईआरटी में, वो, या ग्रीन पेज या हरे पेज पर जो क्वेश्चन हो वो सारे करवाएंगे। ठीक, जैसा कि हम फर्स्ट में भी कराने वाले हैं इसके बाद। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसे विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, देखिए इसको हम थोड़ा सा, इसमें हमको कई चीज समझाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल नीचे लिखते हैं। जिंक है प्लस कॉपर ऑक्साइड है। जिंक क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं। बैलेंसिंग अभी लास्ट बताएंगे। देखिए जिंक के का क्या हुआ है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो इसका हुआ है ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, या इसको हम कह सकते हैं उपचयन। इसको क्या कह सकते हैं? उपचयन। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मतलब इसमें ऑक्सीजन है और यहाँ पर खत्म हो गया, तो इसका हुआ है क्या चीज? अपचयन। इसका क्या हुआ है? अपचयन। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। ठीक, अच्छा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन निकलता है उसका होता है अपचयन। ये तो हो गया एक बात। अब ध्यान सुनिए, जो ऑक्सीजन देता है उसको कहते हैं ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन देता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कौन? ऑक्सीजन देने वाला। ऑक्सीजन देने वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और जो ऑक्सीजन लेता है उसको कहते हैं अपचायक। अपचायक कौन? ऑक्सीजन लेने वाला। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण में और अपचयन में। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। ध्यान सुनिए, पहले आपको ये नहीं देखना है, अपचायक ऑक्सीकारक नहीं देखना है, पहले ये देखिए किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसका हुआ है ऑक्सीकरण, जिससे ऑक्सीजन निकला है उसका हुआ है अपचयन। ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकला है तो अपचयन। पहली बात। दूसरी बात, कौन लिया है? जो ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन दिया है तो इसको ऑक्सीकारक कहेंगे, जो ऑक्सीजन लिया है उसको अपचायक कहेंगे। ठीक, ये हमारा यहाँ तक का जो रिएक्शन वाला पोर्शन था वो समाप्त होता है। अब हम कुछ छोटा 2 थ्योरी है, एक है संक्षारण, एक होता है एक है विकृत गंधिता, उसको देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। आइए देखिए, संक्षारण क्या होता है? हम ऐसे ही मत समझा दे रहे हैं, ठीक है, सुनिए। जैसे संक्षारण मतलब होता है जो मेटल होता है, मेटल अगर नमी या वायु के संपर्क में आता है, जैसे लोहा है, लोहा अगर पानी में आएगा तो जंग लगना स्टार्ट करेगा। ठीक, या वायु में खुला छोड़ देंगे तब भी जंग लगना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है। ठीक, तो लोहे को नमी में या पानी में छोड़ देने पर उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो जंग लग रहा है मतलब लोहा धीरे धीरे क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ठीक, खराब होने को कहते हैं क्षय होना। तो धातु का नमी या वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षय होना, ठीक है, क्या कहलाता है? संक्षारण। धातु का नमी या वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लोहे पर जंग का लगना, ठीक है, या तांबे पर हरी परत का जमना, लोहे पर जो काला काला लग जाता है, सॉरी चांदी पर लोहे पर जो ब्लैक ऑक्साइड जम जाता है, तो वो सब क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। एक लिख देना है जो आसानी से पता भी रहता है आप लोग को, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए फटाक से, जल्दी करिए। चलिए आइए, ये तो लिख ही चुके होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए एक टर्म होता है, इसका नाम है गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण,
ठीक है, इसको इंग्लिश में भी इसको इंग्लिश में कहते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन, इसका एक और नाम है यशद लेपन। यशद लेपन, देखिए ये क्या होता है, जैसे लोहा है, ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ा देना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन या गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये लोहा है, इस लोहे के ऊपर क्या चढ़ा देंगे, जिंक। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जो अंदर Fe है ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, तो नहीं करेगा। ठीक, लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। अब जो हमारा एकदम लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वह है विकृत गंधिता। सुनिए, विकृत गंधिता। देखिए वस, जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें फैट होता है, ठीक है, तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जब उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो उनमें एक गंध आने लगती है अलग अलग। जैसे आप दाल रखेंगे तो अलग गंध आएगी, रोटी में अलग आएगी, ठीक है, तो जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उनमें अलग अलग गंध का आना क्या है, विकृत गंधिता है। ठीक, तो ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्लास 10th समाप्त होता है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, किस चीज पर, तो जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी में ग्रीन पेज पर जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, आपको इस लेक्चर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, हम यही प्रयास करेंगे। और अगर कुछ छूट जाता है ना, आप लोग को लगता है कि हाँ ये टॉपिक नहीं हो पाया है, तो उसे आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, हम वो टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको पूरे बुक का कंटेंट दिया जाए, जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है या जो एनसीईआरटी का है ना, प्योर जो एनसीईआरटी है उस पर, ठीक, उसका पूरा कंटेंट दिया जाए और उस पर सारे जो क्वेश्चंस है वो लगाए जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, ये हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर रहेगा यूपी बोर्ड के लिए रहेगा। ठीक है, इसको सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, ठीक, समझने के लिए, उनको लिखने वाला तो नहीं मिल पाएगा इसमें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे वो पहले चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।